फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल के इस कंटेंट में बिहार की भौगोलिक स्थिति, संरचना और जनसंख्या से संबंधित कंटेंट। और यह जो वीडियो होगा यह एक विस्तृत वीडियो होगा। और इसके बाद आपको हम सजेशन कर देना चाहेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कई सारे बिहार स्पेशल के वीडियो हैं जिसमें 300-400 ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं। ऐसे में आप किसी चीज़ को भूल न जाएं, तो विस्तृत वीडियो भी बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम्स में। जब आप कुछ चीज़ें जो क्विक कंटेंट होती है वो जब फॉरगेट करते हैं तो उस स्थिति में ये सभी चीज़ें आपको बहुत असर करता है। तो आज बिहार की भूगोल हम पढ़ेंगे और बिहार के भूगोल की स्थिति में, और कल के वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे बिहार की नदियाँ। फिर उसी तरीके से अगले सेशंस में 2-3 चीज़ें जैसे कि जलप्रपात हो गया, फिर उसके बाद अभयारण्य हो गया, उसके बाद उद्यान हो गया, फिर उसके बाद वन पढ़ा देंगे, और उसके बाद सिंचाई और इसके खाद्य संसाधन, और वहीं पर बात करें सारी चीज़ों को मतलब हम 2 से 3 दिनों के अंदर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे बिहार के भूगोल में। तो आइए आज हम लोग देख लेंगे बिहार के भूगोल की स्थिति, भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि बिहार कहाँ पर स्थित है, तो बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। ऐसे में ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में आता है। अगर एग्जाम्स में पूछे कि बिहार कहाँ पर उपस्थित है भारत में, तो उत्तर पूर्व में उपस्थित है। बिहार का वर्तमान जो स्वरूप दिखाई दे रहा है 15 नवंबर 2000 को झारखंड के पृथक होने के बाद आया हुआ है। यानी एक और क्वेश्चन बन जाता है कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया, 15 नवंबर 2000 को कहिएगा। आयताकार आकृति वाला वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल 94,163 है। यानी कहने का मतलब बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार, और इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इस 94,163 किलोमीटर को आपको वर्ग मील में पूछ लिया जाएगा। तो बिहार की वर्ग मील में अगर कितनी क्षेत्रफल पूछा जाए तो 36,357 आप याद रखिएगा, एकदम मोबाइल नंबर की डिजिट की तरह याद रखिएगा, तभी जाकर के काम होगा। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यानी कहने का मतलब कि बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भौगोलिक हिसाब से अपने पास रखता है, तो 2.86%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में देखा जाए तो। और केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 13वां, और केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दें तो 12वां आता है। हालांकि 13वां आप हमेशा याद रखिएगा। अगला बिंदु है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। ठीक है, तो यानी कि बिहार की कुल जनसंख्या आपको पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452, एकदम मोबाइल डिजिट की तरह याद रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार का भौगोलिक स्थिति जो है वह देखेंगे 24 डिग्री 21 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में यह उपस्थित है। ठीक है, तो बिहार की उत्तरी अक्षांश के बीच में उपस्थित है। तो क्या 24 21 10 से लेकर 27 31 15, 24 21 10 27 31 15, ये है अक्षांशीय विस्तार। वहीं पर बात करेंगे इसका देशांतरीय विस्तार का, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में यह उपस्थित है। उत्तर से दक्षिण बिहार की टोटल जो लंबाई है 345 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर। कहने का मतलब कि बिहार जो है वह चौड़ाई में ज़्यादा है लंबाई की तुलना में। अब देख लीजिए अगला बिंदु है कि बिहार की सीमा रेखा। तो देखेंगे बिहार जो है अपनी चारों तरफ से किन किन से जुड़ा रहता है, तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। ठीक है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले उपस्थित हैं। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए पश्चिम बंगाल का वह कौन कौन, या बिहार के वो कौन जिला हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ऐसे में आप किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार अवश्य याद रखिएगा। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है पूर्व बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बिहार के पश्चिम में अगर बात करेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, बिहार के पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के सर्वाधिक 8 जिले उपस्थित हैं। ठीक है, सबसे अधिक जिले किस राज्य से जाकर के संपर्क करते हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तो 8 जिले रखे गए हैं, लेकिन कुछ किताब आपको झारखंड को भी 8 दिखाएंगे। हालांकि झारखंड के साथ अगर देखा जाए एक अंतिम जिला जो कटिहार है, वह कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ आकर के मिलता है। तो ऐसे में रख लेंगे तो झारखंड के साथ भी 8 हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्थित जिस स्पर्श करने वाले सर्वाधिक 8 जिले हैं, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। याद रखेंगे ये जो 8 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण और सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, नीचे से ऊपर की तरफ
जो है इसको बताया गया है। ठीक है, 8 जिले हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिलों में पश्चिमी चंपारण है पहले, पूर्वी चंपारण यानी पपुआ, सितवा, मधुआ के साथ सुपौल में ऑर्केस्ट्रा अगर देख रहा था, अगर इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी चंपारण और उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये वो 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। दोस्तों झारखंड स्थित है, दक्षिण में झारखंड स्थित है, जिस स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले बताए जाते हैं। ठीक है, कटिहार को किस किस में उसको शामिल कर लिया गया है, तो 8 हो जाते हैं। हालांकि यह विवादित है क्योंकि वहीं से साहेबगंज से होकर के गंगा नदी प्रवेश कर जाती है तो कटता है। हालांकि उसको शामिल कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और रोहतास शामिल है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाता है 3 + 8 + 7 और प्लस कितने हो जाएंगे, 3, 8, 7 और फिर 1 हो जाता है आपके पास 3 हो गए पश्चिम बंगाल, 1, 2, 3 और एक और होता है जिसके साथ आप लोग 8 करते हैं। तो ये 8 और 8 16 और 7 और 3 10, 26 कर देते हैं। 26 में से 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ मिलते हैं, तो 26 में से 4 अगर हटा देंगे आप तो कुल मिलाकर के 22 हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 जिले ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी राज्य या नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करते हैं। उसमें देखिए कि बिहार राज्य के 13 जिले न तो उसके बाद आपके पास से न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। तो याद रखेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में गया उपस्थित है। जमुई को भी शामिल कर लीजिए, गया और जमुई, लेकिन प्रमुख रूप से गया जो है सबसे दक्षिणी में है। उत्तर में सबसे जो है पश्चिमी चंपारण है। वहीं पर कैमूर जो है वह पूरब में है, आपके पास पश्चिम में है, और किशनगंज सबसे आपके पास पूरब में उपस्थित है। तो याद रखिएगा बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सी है, तो आप लोग को पश्चिमी चंपारण आपको याद रखना होगा। वेस्ट चंपारण यहाँ पर है, दक्षिण में गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पूरब में तो किशनगंज है, और पश्चिम में बात करेंगे तो कैमूर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पश्चिम में कैमूर और जिले से प्रारंभ होकर पूरब में किशनगंज तक संपूर्ण राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए बिहार कर्क रेखा के किस दिशा में उपस्थित है, तो बिहार जो है कर्क रेखा के पूर्व दिशा में संपूर्ण उत्तर दिशा में। याद रखेंगे बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में उपस्थित है, क्योंकि बिहार के नीचे से ही होकर के झारखंड से होकर रांची से होते हुए कर्क रेखा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ऊपर पड़ जाते हैं और झारखंड के ऊपर उत्तर होता है, इसलिए कर्क रेखा के उत्तरी दिशा में हमारा अपना बिहार उपस्थित है। अब देखेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना का क्या हाल है। बिहार की भौगोलिक संरचना याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से इसी स्पीड में पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना सब्सक्राइब ज़्यादा आप करेंगे, जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आएंगे, उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो। कल जो है नदियों से संबंधित वीडियो आ जाएगा बिहार स्पेशल का, और इसी बीच में एक प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो चुका है जो कि आपको तुरंत दिया जाएगा। आइए, बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार में की भौगोलिक संरचना में अगर देखा जाए तो इसमें कहाँ से कहाँ तक की चट्टानें पाई जाएंगी, तो प्री कैम्ब्रियन से लेकर के चतुर्थ कल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें धारवाड़ संरचना और विंध्यन संरचना के रूप में बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि दक्षिणी पठारी भाग की प्राचीनतम चट्टानें बृहद पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अंग है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण पर्वत निर्माणकारी अंतिम भू संचलन अल्पाइन में हुआ। भौगर्भिक दृष्टिकोण से यह सामान्य मध्य जीव कल्प का काल है। मध्यवर्ती वर्ग गंगा का मैदानी चतुर्थ महाकल्प, इस पर जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा वो छोड़ देंगे, ठीक है। इनको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसका निर्माण आज भी जारी है तथा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नवीन संरचना का विस्तार हुआ है। तो बस यही तरह देखेंगे कि बिहार में जो संरचनाएँ हैं वह अगर चट्टानों के हिसाब से तो वह कौन सा है, नवीन संरचना विस्तार के ये जो है एक रूप है, ठीक है। कहता है कि इस प्रकार बिहार के उच्चावच पर संरचना का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। अब चलिएगा आगे प्रश्न है, भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे कि बिहार में कितने प्रकार की चट्टानें उपस्थित हैं अगर भूगर्भिक स्थिति से देखा जाए तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें उपस्थित हैं। पहला नंबर चट्टान आपके पास धारवाड़ की चट्टान कहलाती है, विंध्यन की चट्टानें है, टर्शियरी चट्टान है, क्वाटरनरी चट्टान है। तो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में एक से अधिक वाले ऑप्शंस बना करके कि बताइए बिहार में कितने प्रकार कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं
तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें होंगी, धरवार चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। ये बिंदु ध्यान रखने हैं। आइए धरवार चट्टान जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। धरवार चट्टान प्री कैम्ब्रियन युगीन धरवार चट्टान बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले धरवार चट्टान किस युग की है? तो याद रखेंगे धरवार चट्टान जो बिहार में है वो प्री कैम्ब्रियन युग की है। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें बिहार में धरवार क्षेत्र से आती है और ये कहाँ कहाँ उपस्थित है? तो दक्षिण और पूर्व में उपस्थित है। याद रखेंगे बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में जो जिले पड़ रहे हैं उसमें से मुंगेर है, मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर और बोधगया आदि क्षेत्रों में धरवार चट्टानें पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार का ही अंग है। याद रखेंगे ये छोटा नागपुर के प्रति झारखंड के नज़दीक उपस्थित रहने वाले ये जिले हैं, दक्षिणी जिला है, अतः ये छोटा नागपुर पठार के अंग के रूप में जाने जाएंगे। तो धरवार जो पहाड़ी चट्टानें हैं वो छोटा नागपुर की पठार की एक भाग है। हिमालय पर्वत के निर्माण के समय मेसोजोइक काल में इस पर दबाव शक्ति का प्रभाव पड़ा, जिससे कई पैंसार घाटियों का निर्माण हुआ। कालांतर में जलोढ़ के निक्षेपण से ये पहाड़ियां मुख्य पठार से अलग हो गईं। धारवार चट्टानी क्रम से स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं जो लंबे समय से अत्यधिक दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण रूपांतरित हो गई। इन चट्टानों में अवरक की निक्षेप पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया अब कि बताइए कि धरवार जो चट्टानें हैं उसमें किस प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी। अवरक की अधिकतम पाए जाने की संभावनाएं धरवार चट्टानों में है और सबसे पहली बात की यह मूल रूप से आग्नेय चट्टान है। यानी कि धरवार चट्टान क्या है? मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान है और ये कब निर्मित हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, मुंगेर, रोहतास, उसके बाद ये सभी क्षेत्र इसके प्रमुख स्थान है। विंध्यन चट्टानें यहाँ पर दिखाई दे रही है। विंध्यन चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। याद रखेंगे विंध्यन धारवार चट्टान का भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में और उसके बाद विंध्यन चट्टान का भी जो निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन में हुआ। निम्नलिखित में से वो कौन है चट्टानें जिनका प्री कैम्ब्रियन युग में आपका निर्माण होता है? तो पहले तो धरवार हो गया, विंध्याचल समझ लेंगे। यह चट्टान बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। इसके पहले जो धरवार पढ़ रहे थे वो बिहार के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित है। अब जो हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में उपस्थित है, यानी इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर में हुआ है, कैमूर जिला में। ठीक है, रोहतास और कैमूर जिला में कौन है? आपको सोन घाटी में इन चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। इसमें कैमूर क्रम और सीमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों को पाइराइट खनिज पाया जाता है। तो याद रखेंगे किस चट्टान में पाइराइट की खनिज पाई जाती है, उसमें विंध्यन चट्टानें आप जरूर याद रखिएगा। विंध्यन की चट्टानों में पाइराइट की मतलब खनिज पाई जाती हैं। जीवाश्म युक्त इन चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें लगभग क्षैतिज अवस्था में है। चट्टानों में जीवाश्म की अधिकता यह प्रमाणित करती है कि यह अतीत में समुद्री निक्षेप का क्षेत्र रहा है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर, याद रखेंगे औरंगाबाद के कौन सा जिला कहा जा रहा है? औरंगाबाद के नवीनगर जो जिला है, याद रखेंगे। औरंगाबाद फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। औरंगाबाद के नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। अब आता है टर्शियरी चट्टान। ठीक है, टर्शियरी चट्टान है आपके पास। टर्शियरी रॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है। हिमालय के दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। तो याद रखेंगे टर्शियरी चट्टानें जो है बिहार में कहाँ पाई जाएंगी? तो हिमालय के दक्षिणी श्रेणी, जिसको हम लोग शिवालिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे वाला सतह जो हिमालय की है, दक्षिणी भाग जो है जिसको शिवालिक क्षेत्र कहते हैं, उसमें जो होता है ये आपका टर्शियरी चट्टानें पाई जाएंगी। इसके निर्माण के संबंध मेसोजोइक कल्प है। याद रखेंगे मेसोजोइक। टर्शियरी उसके पहले जो आपने धारवार पढ़ा और उसके बाद एक और पढ़ा वो प्री कैम्ब्रियन था, लेकिन अब यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं मेसोजोइक में उपस्थित होती है। टर्शियरी का शिवालिक श्रेणी में और प्लस्पियन भूगर्भीय काल से है, जो हिमालय पर्वत के निर्माण के द्वितीय और तृतीय उत्थान से संबंधित है। इस श्रेणी में बालू, पत्थर एवं बोल्डर क्ले चट्टानें पाई जाती हैं। निचले भाग में ये कांगलोरमट चट्टान की प्रधानता है। टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने वाली कारण इसे पेट्रोलियम की जो है प्राकृतिक गैस असंचित है। तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये हो गया कि बताइए बिहार की वो कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संचित है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संचित रखने वाली चट्टान जो है वो टर्शियरी चट्टानें हैं और वह हिमालय की शिवालिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जो दक्षिण क्षेत्र हिमालय की कहलाती है। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। इसका निर्माण कब हुआ था यानी टर्शियरी का? तो मेसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों अगर इन सभी बिंदुओं को आप पढ़ लीजिएगा ना तो टीचर के एग्जाम्स तो छोड़िए, आप बीपीएससी के पीटीज को आराम से निकालने लगिएगा। इस प्रकार के अगर अध्ययन करेंगे। क्वाटरनरी चट्टान गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण कार्य आज भी जारी है। गंगा का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नवोदय अवसाद के जमा होने के कारण से उपस्थित हुआ था।
आगे है हिमालय पर्वत का निर्माण भी तेथिस सागर के मलबे पर संपीड़ित शक्ति से हुआ है। याद रखेंगे, यानी कि तेथिस सागर, हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे से हुआ है? तो हिमालय का पर्वत का निर्माण जो है तेथिस सागर के मलबे पर संपीड़न शक्ति से हुआ है। संपीड़न का मतलब दबाव होता है शक्ति द्वारा। जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी समय हिमालय के दक्षिण में एक विशाल गर्त का निर्माण हुआ। इसी गर्त में गोंडवाना लैंड की पठारी भाग से तथा हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण पड़ा हुआ, जिससे विशाल गर्त मैदान का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैदान के निर्माण जलोढ़, बालू, बंजरी पत्थर और कांगलोमेटर से बनी हुई है, चट्टाने से हुआ है। यह अत्यंत ढाल वाला मैदान है जिससे जलोढ़ की गहराई सभी जगहों पर समान नहीं है। इस मैदान में जलोढ़ की गहराई 100 से 900 मीटर तथा अधिकतम गहराई 6000 मीटर तक है। सर्वाधिक गहरे जलोढ़ का निक्षेप पटना के आसपास पाई जाती है। देखेंगे अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाए कि बिहार के हम प्राकृतिक प्रदेश के रूप में बिहार का थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। तो देखेंगे बिहार के उच्चावच अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। बिहार में पर्वत, पठार, मैदान सभी प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। यद्यपि अधिकांश भूभाग मैदानी है, लेकिन उत्तर में स्थित शिवालिक पर्वत क्षेत्र श्रेणी तथा दक्षिण में संकीर्ण पठारी क्षेत्र भू आकृतिक विविधता उत्पन्न करती है। आगे देखेंगे बिहार की जो औसत ऊंचाई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट मानी जाती है, जो लगभग 53 मीटर के करीब है। भौतिक बनावट और अध्ययन की सुविधा के लिए इसके आधार पर बिहार के 3 भौतिक प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट से मानेंगे। मीटर में पूछा जाएगा तो 53 मीटर मानेंगे। इसको भौगोलिक क्षेत्र में हम जो 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश एवं तराई प्रदेश, उत्तर का शिवालिक पर्वतीय केंद्र है। उसके बाद गंगा का मैदान और उसके बाद दक्षिणी पठार। यानी कि बिहार को जो है अगर बांटा जाए तो बिहार को बांटने के बाद 3 गंगा नदी 2 भागों में बांटेगी। इसके ऊपर होने वाला शिवालिक क्षेत्र कहलाएंगे, दूसरे नंबर कहलाएगा दक्षिणी पठार, और इसके क्षेत्र जो नजदीक पाए जाएंगे उसको गंगा का मैदान के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, ये जरूरी आपको देखना होगा। सबसे पहले उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश एवं तराई प्रदेश का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश देख लेते हैं। इसमें कहता है दोस्तों कि यह जो है ना पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा दिखाई देगा ना, उत्तर पश्चिमी बिहार का हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से विस्तार है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। तो याद रखेंगे बिहार में जो उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है या श्रेणियाँ है उसका विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है बिहार में? तो 932 वर्ग किलोमीटर है। इस पर्वतीय श्रेणी की औसत ऊंचाई 80 से लेकर 250 मीटर तक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा इसे अनेक स्थानों पर काट छांट दिया गया है। इस शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को 3 उपभागों में बांटा गया है। तो शिवालिक जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें कौन कौन भाग आते हैं? रामनगर, दून, हरहा घाटी, दून और उसके बाद सोमेश्वर की श्रेणी। ठीक है, ये जो है ये शिवालिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसमें रामनगर दून की पहाड़ी, हरहा घाटी और दून घाटी और सोमेश्वर की श्रेणी। रामनगर दून की अगर बात करें तो उसमें सोमेश्वर श्रेणी की दक्षिण स्थित रामनगर दून की 32 किलोमीटर लंबी, 8 किलोमीटर चौड़ी इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग संतपुर है। तो रामनगर दून की सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है? संतपुर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 242 मीटर है। हरहा घाटी दून देख लीजिएगा। हरहा घाटी या दून की घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटी है जो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। इस घाटी की लंबाई 21 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, सोमेश्वर की श्रेणी देख लीजिएगा। कहता है शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग सोमेश्वर की श्रेणी है जो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है तथा जिसका शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है। त्रिवेणी नहर से भिखना टोड़ी दर्रा तक फैली इस श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। नदियों की तीव्र बहाव के कारण इस श्रेणी के अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जिसके सोमेश्वर दर्रा, भिखना टोड़ी दर्रा, मरवात दर्रा आदि प्रमुख है। ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात का मार्ग प्रदान करती हैं। सोमेश्वर तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दर्रा जो है वह बिहार और नेपाल के बीच में जो है यातायात की साधन बनाती है। मरवात दर्रा मुख्य रूप से याद रखेंगे। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला स्थित है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। श्रेणी है उसी में उपस्थित रहने वाला कौन सा सर्वोच्च श्रेणी है जो बिहार की सबसे सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है? तो बिहार के सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो होगी वो सोमेश्वर की श्रेणी है जो बिहार की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 880 मीटर ऊंचा है। तो सोमेश्वर की चोटी सोमेश्वर की चोटी पर सर्वोच्च चोटी जो है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 880 आप मानेंगे।